हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग कर रहे हैं जो इंग्लिश की ब्लैक बुक की वोकेबलरी आती है उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम कंप्लीट बुक को करने वाले ट्रिक से हमने सबसे पहले वन वर्ड को स्टार्ट किया है। पहले लेक्चर में हम 10 वन वर्ड कर चुके थे। अब इस लेक्चर में हम करेंगे 11वें वन वर्ड से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारी ब्लैक बुक की जो इंग्लिश वोकेबलरी की बुकलेट है उसकी वन वर्ड सबसे पहले जो हम कर रहे हैं उसकी सीरीज की दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हम 10 वन वर्ड कर चुके हैं ट्रिक से। चलिए शुरू करते हैं 11वें वन वर्ड से। 11वें वन वर्ड में कह रहा है कि द इनहैबिटेंट्स लिविंग from earliest times in a country और the original inhabitants या natives of a country। देखिए, inhabitant क्या होते हैं? inhabitant का मतलब है कहीं पे रहने वाले लोग, यानी कि निवासी। लिविंग इनहेबिटेंट लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स मतलब शुरुआती समय से किसी देश में रहने वाले लोग या निवासी। या फिर कहता है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स मतलब किसी देश के मूल निवासी, या नेटिव्स ऑफ ए कंट्री। नेटिव का मतलब क्या होता है? मूल निवासी। यानी कि इस वन वर्ड का मतलब है कि किसी देश के मूल निवासी। तो उसके लिए क्या वन वर्ड है? अब ओरिजिन्स। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? देखिए, ए बी से अब और ओरिजिन से ओरिजिनल, कि अब उस देश में केवल ओरिजिनल लोग रहते हैं। ओरिजिनल समझ रहे हो ना? ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? जो सबसे शुद्ध हैं, सबसे शुरुआती लोग हैं, यानी कि मूल निवासी। ठीक है, तो अब ओरिजिन्स का क्या होगा? ए बी से अब, ओरिजिन से ओरिजिनल, कि अब उस देश में केवल ओरिजिनल लोग रहते हैं। दैट मीन्स अब उस देश में उसके मूल निवासी रहते हैं। तो अब ओरिजिन्स का मतलब क्या हो गया? किसी देश के मूल निवासी। देखिए, बार बार देखते हैं। कहता है कि टू शॉर्टन यानी छोटा करना, ए पीस ऑफ राइटिंग। पीस ऑफ राइटिंग मतलब कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको छोटा करना, कम, विदाउट लूजिंग द सेंस, और उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं होता है कि अपने एग्जाम में नहीं आता है कि भाई इस गद्यांश को हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी, कि ये जो लिखा गया है पैराग्राफ इसको प्रिसाइज कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, लेकिन उसकी सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उसको कहते हैं हम दोस्तों एब्रिज। क्या कहते हैं? एब्रिज। तो देखिए, एब्रिज को कैसे याद रखना है। मान लीजिए ये एक नदी है दोस्तों। क्या है? ये एक नदी है। एक गांव इस साइड बसा हुआ है, एक गांव इस साइड बसा हुआ है। अब यहाँ के लोगों को दूसरे गांव में जाने के लिए इधर से रास्ता लेना पड़ता है, इस नदी के दूसरी ओर से। लेकिन अब हमने क्या किया? सरकार ने यहाँ बना दिया एक ब्रिज। तो ब्रिज ने क्या किया? ये जो डिस्टेंस थी, ये जो दूरी थी, इसको कम कर दिया। तो ब्रिज का काम क्या होता है? कम करना, छोटा करना। भाई इस दूरी को छोटा कर दिया ना, दो गांवों के बीच की दूरी को। अब यही दूरी है, अब लोग डायरेक्ट यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, ए से एक और BRIDGE से ब्रिज। तो एक ब्रिज जो होता है उसका काम क्या होता है? छोटा करने का। एब्रिज, एक ब्रिज का काम क्या होता है? छोटा करने का। और किसको छोटा कर दिया इसने? पीस ऑफ राइटिंग को, बिना उसकी सेंस चेंज किए। ठीक है, छोटा कर देना एब्रिज का मतलब। अब एब्रिज से ही अगला वर्ड भी बन रहा है एब्रिजमेंट। एब्रिज के आगे बस MENT लगा दिया है, तो इसका मतलब ही क्या होगा? छोटा करना। ठीक है, छोटा क्या छोटा? कहता है कि शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क, मतलब कोई बड़ा काम है उसका छोटा वर्जन। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, बहुत बड़ी है या नहीं है? उसका हमने क्या बना दिया भाई? एक मतलब ग्लोब बना दिया। अब ग्लोब तो छोटा सा होता है, लेकिन उसमें जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उसकी जो जानकारी है वो सारी की सारी होती है कि कौन सा देश कहाँ पे बसा हुआ है। मतलब हमने एक बड़े वर्क को, लार्जर वर्क को हमने छोटे वर्जन में चेंज कर दिया। हमने पूरी बड़ी 6400 किलोमीटर मतलब 6400 मीटर जो रेडियस वाली जो अर्थ है उसको हमने क्या कर दिया? एक ग्लोब बना दिया, छोटे वर्जन में पेश कर दिया। तो उसी को क्या कहते हैं? एब्रिजमेंट। आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, आपको याद रखना है एब्रिज याद रखना है। ए से एक और ब्रिज का काम क्या होता है? छोटा करने का। ठीक है, तो एब्रिज का मतलब भी छोटा करना और एब्रिजमेंट का मतलब भी क्या होता है? छोटा करना। अब एब्रिज क्या कर रहा है? ए पीस ऑफ राइटिंग जो है उसको छोटा कर रहा है, और एब्रिजमेंट क्या कर रहा है? लार्जर जो वर्क है, बड़ा वर्क है, उसका छोटा वर्जन बना रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फिर हमारा है कैंसिल और डू अवे विद ए लॉ
और एग्रीमेंट। डू अवे विद भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। ठीक है, यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं। बाकी हम ईडियम और फ्रेजेस को भी आगे जाके इसके बाद वन वर्ड के बाद में हम किससे करने वाले हैं, पूरे इसी तरीके से ट्रिक से करने वाले हैं, आप टेंशन ना लीजिए, है ना। तो कैंसिल या डू अवे विद का एक ही मतलब है, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। किस चीज़ को कैंसिल कर देना? किसी लॉ या एग्रीमेंट को। उसे क्या कहते हैं? अब्रोगेट। अब अब्रोगेट को कैसे याद करना है? मान लीजिए आपने कोई एग्रीमेंट किया, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया और आपने इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद आपको लग रहा है कि यार मैंने बड़ी गलती कर दी, कैंसिल नहीं करना चाहिए था। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपको पश्चाताप हो रहा है ना एग्रीमेंट कैंसिल करने पे। तो अब रो गेट, कि अब आप रो रहे हैं गेट पे बैठ के। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि आपने एक अच्छा एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो जब आदमी किसी अच्छे एग्रीमेंट को कैंसिल कर देता है तो वो गेट पर बैठकर रोता है फिर। ठीक है, क्योंकि उसे पश्चाताप होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप अब्रोगेट देखिए, मैं आपको फिर बात कह रहा हूं कि आपको ये जो वन वर्ड का जो सेंटेंस है, ये तो समझने के लिए आपको पढ़ना है। असल वर्ड है ये वाला, क्योंकि यही तो याद करना है, ये तो दिया होगा हमारे सामने, तो इसको बस पढ़ो। इस वर्ड पे मेन फोकस होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो अब्रोगेट का कैसे क्या मतलब होता है? अब्रोगेट को कैसे हम याद करेंगे कि अब रो रहा है गेट पे बैठ के। क्यों? क्योंकि उसने एक अच्छा एग्रीमेंट या एक अच्छा लॉ जो था, एक अच्छा नियम जो था, उसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, निरस्त करना या रद्द कर देना। तो अच्छे एग्रीमेंट को निरस्त या रद्द करने के बाद आदमी क्या करता है? गेट पर बैठकर रोता है। तो अब्रोगेट का मतलब किसी एग्रीमेंट को कैंसिल कर देना। नेक्स्ट कहता है कि फॉर्मल फॉरगिवनेस। फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल, औपचारिक रूप से। ठीक है, कि फॉर्मल फॉरगिवनेस मतलब माफी देना ऑफ ए पर्सन सिंस। सिंस मतलब पाप, कि किसी व्यक्ति ने कोई पाप कर दिया, उसकी हमने माफी दे दी, उसे कहते हैं एब्सोल्यूशन। तो एब्सोल्यूशन को कैसे याद करना है? ए बी से अब और SOLUTION से सोल्यूशन, कि अब सोल्यूशन हो गया उसकी हर समस्या का। क्यों? क्योंकि उसने जो पाप किया था उसकी माफ़ी मिल चुकी है। भाई आपने कोई पाप कर दिया, जब तक उस पाप की माफ़ी नहीं मिलेगी तो आपके माइंड में हमेशा ये रहेगा कि यार मैंने ये पाप कर रखा है और इसका मुझे कुछ आगे चल के भुगतना पड़ेगा। बट आपके पाप की, आपके सिंस की आपको फॉर्मल फॉरगिवनेस, ऑफिशियल रूप से आपको माफ़ी मिल चुकी है, तो आपकी सभी समस्याओं का क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब सोल्यूशन हो गया आपकी हर समस्या का। क्यों? क्योंकि आपके जो भी सिंस थे, जो भी पाप थे, उसकी फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी आपको मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। अनरीजनेबल का मतलब भी वही होता है इलॉजिकल, मतलब जिसका कोई सर पाँव ना हो, मतलब बिना सर पाँव की बात करना। इलॉजिकल का तो है ही बिना लॉजिक की बात, और रिडिकुलस का मतलब भी यही होता है मतलब बहुत हास्य शब्द, मतलब जिसका कोई लॉजिक ना हो, तो उसे कहते हैं अबसर्ड। क्या कहते हैं? अबसर्ड। वैसे तो अबसर्ड इजीली याद रहने वाला वर्ड है, हम नॉर्मली यूज करते रहते हैं, बट इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि देखिए, AB से अब, SURD से सर्द। सर्द मतलब सर्दी, कि अब सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उससे बचने का कोई भी उपाय जो है वो अनरीजनेबल यानी कि इलॉजिकल सा लगता है। कि मतलब कभी कभी होता है ना कि सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उससे बचने का कोई भी उपाय आप सोचें तो आपको लगेगा कि क्या नहीं यार, ये जो उपाय है ये भी लॉजिकल है, ये भी अनरीजनेबल है, मतलब इससे सर्दी से बच नहीं सकते। ठीक है, तो अब सर्द को कैसे याद रखना कि अब सर्द मतलब सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उससे बचने का कोई भी उपाय हमें अनरीजनेबल या फिर इलॉजिकल या फिर रिडिकुलस लगता है। ठीक है, अपसर्ड मतलब बेतुका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फिर हमारा है टू इंक्रीज द स्पीड। इसे कहते हैं एक्सलरेट। ठीक है, वैसे तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि साइंस में तो बार बार हम यूज करते हैं एक्सलरेशन। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो इसकी ट्रिक क्या बनानी है कि ACCE से आपको लगाना है कि ऐस नहीं करते हैं कभी कभी, कि ऐस करते करते LERATE लेट हो गया। एक व्यक्ति है जो कहीं गया हुआ था गाड़ी लेकर, ठीक है, तो वो ऐस करते करते लेट हो गया, तो घर पहुंचने के लिए उसने गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो जैसे आप एस्कलरेट देखें तो ऐस करने में, मतलब ऐस का ऐस समझ गए ना, मौज मस्ती की। ऐस करने में एक व्यक्ति लेट हो गया तो घर पहुंचने के लिए उसने गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है नेक्स्ट है कि एनी अवार्ड, ऑनर और लाउडेटरी नोटिस। कहता है कि किसी को सम्मानित करना, किसी को पुरस्कारित कर देना, किसी को अवार्ड या ऑनर देना। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? एक्कोलेड। क्या कहते हैं दोस्तों?
एक्कोलेड। अब देखो एक्कोलेड्स कैसे याद करना। मान लीजिए आप एक अवार्ड सेरेमनी में या एक ऑनर सेरेमनी में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको AC से एक, COL से कोला, कोला मतलब कोका कोला, और DE से दी जाती है कि आप किसी अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड लेने गए और वहाँ पे आपको सिर्फ एक कोका कोला दी गई, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको कि एक्कोलेड जैसे जैसे देखे तो एक कोला दी गई आपको, बस कहाँ दी गई, जब आप अवार्ड सेरेमनी गए, अवार्ड लेने गए, ठीक है। तो एनी अवार्ड ऑनर या लाउडेटरी नोटिस को कैसे याद रखना है कि एक कोला दी गई। कब दी गई एक कोला, कोला से कोका कोला, जब आप अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड लेने गए, ऑनर लेने गए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हम पूरी की पूरी ब्लैक बुक को ऐसे याद करने वाले हैं पूरे निमोनिक या ट्रिक से, और इससे बेहतरीन मुझे नहीं लगता कि कोई तरीका हो सकता है इसको याद करने का। अभी हम सबसे पहले वन वर्ड को तैयार करेंगे, फिर उसके बाद ईडियम फ्रेजेस को करेंगे, फिर सिनोनिम और एंटोनिम करेंगे। CGL का एग्जाम होने से सितंबर के अंदर CGL का प्रीलिम्स है अब की बार, उससे पहले पहले हम लोग जो है कंप्लीट ब्लैक बुक की वोकैबुलरी को हम जो है ऐसे तैयार करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और मैं इनकी सभी की वन वर्ड की अलग अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, ईडियम फ्रेजेस की अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे हम लोग, एंटोसिनो की अलग से बनाएंगे, मिस स्पेल्ड जो वर्ड होते हैं उनकी अलग से बनाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि ए पर्सन हु हेल्प्स अनोदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, या फिर ए पार्टनर इन क्राइम। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की कोई क्राइम करने में हेल्प करता है या फिर एक क्राइम में पार्टनर होता है। तो वही तो होता है कि मान लो कि मैं क्राइम कर रहा हूँ, आप हैं, आप हेल्प कर रहे हैं, तो आप मेरे क्राइम पार्टनर हो गए, तो उसको कहते हैं एक्कॉम्प्लिस। भैया जी 8 बार पूछा जा चुका है ये वर्ड SSC में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो लिखे हुए हैं ना ये यही बताते हैं कि ये वर्ड SSC ने कितनी बार पूछा है। तो ये वन वर्ड 8 बार पूछा है, एक्कॉम्प्लिस। देखिए अब इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए COM से कम और PLI से पुलिस, कि पुलिस को कम समय लगता है किसमें, जो क्राइम पार्टनर होता है उसको पकड़ने में। क्यों लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति क्राइम करता है ना, पहली बात तो वो मास्टरमाइंड होता है, उसको सब चीज़ों का पता होता है, और जो पार्टनर होता है उसको ना तो सारी प्रोसेस का पता होता है, और दूसरा उसके मन में एक भ्रम होता है कि मैंने तो डायरेक्टली कुछ किया है ही नहीं, तो पुलिस मुझ तक तो पहुंचेगी नहीं, तो वो फ्री रहता है, मतलब वो बचने का कोई उपाय करता ही नहीं है। इसलिए पुलिस सबसे पहले जो है, आप मोस्टली देख भी लेना कि पहले क्राइम पार्टनर पकड़ा जाएगा, बाद में मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे याद रखना है इसको कि एक्कॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है कि कम समय लगता है पुलिस को किस चीज़ में, क्राइम पार्टनर को पकड़ने में। क्यों, क्योंकि उसे लगता है कि तेरे खिलाफ तो कोई सबूत है ही नहीं, तूने तो क्राइम किया ही नहीं है, और इसलिए वो पुलिस को जल्दी हत्थे में आ जाता है, क्योंकि वो बचने के उपाय नहीं करता है, उसमें कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। सेकंड, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं लेना है कि भाई हमें क्राइम करना है और पार्टनर फंस जाएगा। पकड़ा जाता है क्राइम करने वाला भी, वो थोड़ा देर से पकड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जो क्राइम कर रहा है वो पहले से ही बचने के सारे उपाय सोचता रहता है, अपने आप को उसी तरीके से रखता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद। कंसिस्टेंट विद का मतलब भी वही है हारमोनियस। अब समझते हैं हारमोनियस का मतलब क्या होता है। हारमोनियस का मतलब होता है किसी को अपने अनुरूप बना लेना, किसी को सहमत कर लेना, किसी को राजी कर लेना। कैसे सहमत कर लेना, कैसे अनुरूप कर लेना। मान लीजिए कि आप हैं, आपके घर में आप 3 या 2 या 4 बहन भाई हैं, और मान लीजिए 4 हैं, 4 में से 3 भाई बहन पढ़ने वाले हैं, तो वो 3 चाहते हैं कि जो चौथा है वो भी हमारे जैसे पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन उसका पढ़ने लिखने का कोई मूड ही नहीं है, वो सारा दिन मतलब खेलने कूदने में लगा रहता है या फिर मतलब घूमने फिरने में लगा रहता है। तो आप उसको अगर पढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो भी पढ़ने लग जाए हमारे जैसा, तो मतलब आप उसको अपने जैसे हारमोनियस बनाना चाहते हैं, आप उसको अपने जैसे अनुरूप बनाना चाहते हैं। तो ये हारमोनियस का मतलब होता है, ठीक है। हारमोनियस का मतलब क्या है, किसी को अपने अनुरूप बना लेना, मतलब अपने जैसा बनने के लिए तैयार कर लेना, राजी कर लेना, ठीक है। तो इसे कहते हैं अकॉर्ड। अब कैसे याद करना है, AC से एक और CORD से कोड़ा। कोड़ा नहीं लगता था जैसे पहले जब अंग्रेजों के समय में सजा दी जाती थी कि भाई 100 कोड़े मारे जाएं, है ना, राजा महाराजाओं के टाइम में। तो एक कोड़ा जब किसी के लगता है ना, तो अच्छे से अच्छे बदमाश ना वो भी हमारे अनुरूप हो जाता है। इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए कि आपका भाई है, पढ़ता लिखता नहीं है, और आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करे, तो जैसे ही एक कोड़ा मारेंगे वो चुपचाप पढ़ने लग जाएगा, मतलब वो हारमोनियस हो जाएगा, आपकी बात मानने लग जाएगा, आपके अकॉर्डिंग काम करने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, अकॉर्ड, एक कोड़ा लगते ही आदमी अनुरूप
अनुरूप हो जाता है, अपना हमारे अनुरूप हो जाता है, या हमारे लिए हारमोनियस हो जाता है। क्या हो जाता है? हारमोनियस। और हारमोनियस को और क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट विद। ये याद रख लेना, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। फ्रेजल वर्ब में आप उसने दे दिया कि कंसिस्टेंट विद, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि हारमोनियस को कंसिस्टेंट विद भी कहते हैं भैया जी, ठीक है। टू बी कंसिस्टेंट विद या टू बी हारमोनियस, इसे क्या कहते हैं? अकॉर्ड, ठीक है। एक कोड़ा लगते ही आदमी हारमोनियस हो जाता है, कंसिस्टेंट विद हो जाता है। विद मतलब हमारे साथ, कंसिस्टेंट मतलब हमारे साथ साथ काम करने वाला, कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही वो कर रहा है। कंसिस्टेंसी का मतलब तो समझते हैं ना आप लोग, बस वही है। इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा भी था कि भाई मैं इसको ट्रिक से करवाऊँ या रूट वर्ड से करवाऊँ, ठीक है। फिर आप लोगों का जब मैंने करवाया, मतलब वोटिंग आया, तो मोस्टली 90% लोगों ने कहा कि ट्रिक से तैयार करवाया जाए। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है फिर तो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज़ टू कीप अकाउंट्स, मतलब एक व्यक्ति जिसका प्रोफेशन, मतलब जिसका व्यवसाय जो है वो क्या है? अकाउंट्स। मतलब जो अकाउंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? यार अब ये ऐसा वर्ड है कि हम मोस्टली हिंदी में भी इसको अकाउंट ही कह देते हैं। मतलब समझ गए ना? अकाउंट, हाँ, लेखा जोखा, कि लेखा जोखा मतलब कि तैयार करने वाला व्यक्ति, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अकाउंटेंट। ये तो सिंपल सा है, इसकी तो कोई ट्रिक की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट करें शार्प एंड डायरेक्ट, इसको कहते हैं एकैरबिक। इसका मतलब क्या होता है? कड़वा स्वभाव। समझिए आप इस बात को। यहाँ पे क्या मतलब है इसका? शार्प का मतलब होता है तेज, तीखा। तीखा मतलब कड़वा बोलने वाला। डायरेक्ट मतलब सीधा, मतलब मुंह पर बोलने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो तीखा बोलता है यानी कड़वा बोलता है, और डायरेक्ट बोलता है मतलब सीधे मुंह पर बोलता है, ठीक है। तो मतलब एक कड़वा स्वभाव वाला व्यक्ति है वो, ठीक है। यहाँ पे शार्प एंड डायरेक्ट का ये मतलब है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। जो अलग से सेंटेंस है ना, अब शार्प एंड डायरेक्ट, अगर इसकी नॉर्मल मीनिंग निकालेंगे तो तेज और सीधा। तेज और सीधा का क्या मतलब है? शार्प का मतलब है तीखा या कड़वा बोलने वाला, और डायरेक्ट मतलब मुंह पे बोलने वाला, कि कड़वा भी बोल रहा है और मुंह पे भी बोल रहा है, मतलब कड़वा स्वभाव वाला व्यक्ति। उसको कहते हैं एसरबिक या एकरबिक। अब एकरबिक को कैसे याद रखना है? ACER से असर और BIC से बीच बीच बीच, ठीक है। कि हर व्यक्ति में बीच बीच में कौन सा असर आ जाता है? कड़वा स्वभाव वाला। मतलब एक अच्छा इंसान है जिसका स्वभाव कड़वा नहीं है, जो बहुत अच्छे सिंसियरिटी से बात करना। लेकिन कभी कभी ना ऐसी परिस्थितियां होती हैं इंसान की लाइफ में कि बीच बीच में वो कड़वा स्वभाव दिखाना पड़ जाता है इंसान को। तो असर आता है बीच बीच में, कौन सा? कड़वा स्वभाव वाला, ठीक है। कि कौन सा असर बीच बीच में आता है इंसान के बिहेवियर में? कड़वा स्वभाव वाला। कि सिंसियर आदमी भी बीच बीच में कभी कभी ऐसा असर आता है कि वो कड़वा स्वभाव प्रकट कर देता है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा इसको भी ध्यान रखना, शार्प एंड डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। शार्प मतलब तीखा यानी कि कड़वा बोलने वाला, डायरेक्ट मतलब सीधा यानी कि सीधे मुंह पे बोलने वाला। तो उसको बोलो एकरबिक। ACER से असर और BIC से बीच बीच में कौन सा असर आता है दोस्तों? कड़वा स्वभाव वाला। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, इसको कहते हैं एकॉस्टिक्स, ठीक है। साउंड यानी आवाज, ध्वनि की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, उसको क्या कहते हैं? एकॉस्टिक, ध्वनि विज्ञान। देखिए कैसे याद रखना है। A से एक, COUS से कोस और TIC से टिक, टिक टिक। एक कोस, कोस समझ गए ना? मील, कोस, किलोमीटर। पुराने ज़माने में कोस जो होती थी वो दूरी को मापने की एक यूनिट होती थी, एक इकाई होती। जैसे आज हमारे यहाँ किलोमीटर और मीटर चलता है, ऐसे ही पहले कोस चलती थी। आपने अपने दादा परदादा या दादा लोगों से भी सुना होगा कि इतने कोस तक मतलब कि व्यक्ति पैदल चले जाते थे। या फिर पुरानी कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं, हिंदी की जो कहानियाँ, उनमें पता चलता है कि इतने कोस पर जाने पर जंगल में उसे ये मिल गया, ठीक है। तो कोस किसकी इकाई है? कोस दूरी को मापने की इकाई है। तो कहता है कि A यानी एक, कोस यानी कोस से आने वाली, TIC से टिक, कि एक कोस से जो टिक टिक की आवाज़ आ रही थी वो उसका अध्ययन कर रहा था, उसको ध्यान से सुन रहा था। तो एक कोस से टिक टिक की आवाज़ को ध्यान से क्यों सुन रहा था? क्योंकि टिक टिक की आवाज़ मतलब आवाज़ का वो अध्ययन कर रहा था, इसलिए वो सुन रहा था गौर लगा के कि इसमें क्या क्या वेरिएशन होते हैं, ठीक है। इसके एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पढ़ा होगा आपने अगर साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। तो एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है? एकॉस्टिक को कैसे याद रखना है कि एक कोस से जो टिक टिक की आवाज़ आ रही थी उसको वो ध्यान से सुन रहा था। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ का साइंटिफिक स्टडी कर रहा था, ठीक है। तो आवाज़ यानी साउंड की साइंटिफिक स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक्स। ओके, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। बस दोस्तों मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि भाई अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी ब्लैक बुक को जो है मैं ऐसे ही याद करवाने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, क्लास लेनी है, उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, ब्लैक बुक की वोकेबलरी आपको अपने पास रखनी है दोस्तों।
और उसमें फिर जैसे मैंने बताया तुरंत ये बीच वाले जो वर्ड है ना, ये जो बीच वाले वर्ड हैं इनको देख के रिवाइज करना है, ठीक है। इनको देख के इसका मीनिंग ध्यान में रखो, फिर ये वाली स्टेटमेंट पढ़ो, ताकि ये स्टेटमेंट जब एग्जाम में आए तो आप इससे रूबरू रहो, क्योंकि ये याद नहीं करना, ये तो एग्जाम देगा हमें भैया, हमें याद रखना है इसका मीनिंग, ऑप्शन में कौन सा इसका मीनिंग वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ब्लैक बुक की वोकेबलरी में क्या करना है, ये देख के इसकी ट्रिक से हमें इसका मीनिंग निकालना है, फिर ये देखना है कि इसके लिए कौन सा सेंटेंस किस तरीके से बनाया गया है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है फिर तो आपके लिए इसको समझना ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं भैया जी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, ठीक है। टू डिसाइड मतलब ये निर्धारित करना, एंड स्टेट ऑफिशियली या फिर ऑफिशियल रूप से, स्टेट मतलब कहना, स्टेटमेंट, ठीक है, ये कह देना इन कोर्ट के अंदर, ठीक है, अदालत के अंदर, दैट की समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, कि कोई व्यक्ति जो है वो क्राइम में गिल्टी नहीं है, मतलब उसके लिए उसने क्राइम नहीं किया है, तो उसे कहते हैं एक्विट कर देना, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, देखिए एसी से एक और क्विट का मतलब छोड़ना होता है, कि एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया, ठीक है, अदालत से छोड़ दिया, मतलब जेल से छोड़ दिया गया, या फिर पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया, या फिर हाँ जेल लगा लो आपकी, कारावास से छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कोर्ट में प्रूफ हो गया कि भाई वो क्राइम में नॉट गिल्टी है, ठीक है, उसने क्राइम नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे याद करना है। एक्विट जैसे देखें कि एक व्यक्ति को क्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया है जेल से, क्यों? क्योंकि कोर्ट में ये साबित हो गया है कि वो क्राइम में गिल्टी नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स या एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। जिम्नास्टिक तो जानते हैं ना, अरे वो जो लंबा सा डंडा लेके और फिर एक ऊपर जो होता है उसके ऊपर से वो बंदा लंबा सा डंडा लेके कूदता है और फिर ऐसे कूद जाता है इसके, उसी को जिम्नास्टिक कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिम्नास्टिक करता है या फिर डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स मतलब डिफिकल्ट फिजिकल एक्टिविटीज करता है, तो भाई जिम्नास्टिक अपने आप में डिफिकल्ट फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्रोबैट। देखो 3 बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है एक्रोबैट। अब इसको कैसे याद रखना है? जब आप डिफिकल्ट फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं या फिर जिम्नास्टिक कर लेते हैं तो बॉडी पूरी थक जाती है और बॉडी में क्या जाती है? अकड़न आ जाती है, अकड़ जाता है, जकड़न जिसको बोलते हैं, है ना, जकड़न भी बोलते हैं, और ये भी जैसे लोकल लैंग्वेज में कि शरीर अकड़ गया, ठीक है। तो एक्रो से मतलब अकड़ गया किसकी तरह? बैट यानी बल्ले की तरह एक व्यक्ति कब अकड़ जाता है? कब उसकी बॉडी अकड़ जाती है, मतलब जकड़न आ जाती है बैट की तरह, जब कोई व्यक्ति जिम्नास्टिक करता है या डिफिकल्ट फिजिकल वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। तो एक्रोबैट को कैसे याद रखेंगे कि भैया एक्रो मतलब अकड़ गया है, बैट यानी बैट की तरह, क्रिकेट बैट की तरह बिल्कुल अकड़ गया है, शरीर जो है बिल्कुल एकदम जकड़ गया है, एकदम हार्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने जिम्नास्टिक किया है या फिर डिफिकल्ट फिजिकल फिट्स किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें याद करना है। अब जैसे ही आप क्लास ले रहे हैं इसके बाद आप ब्लैक बुक वोकेबलरी को खोलो, उसके बाद इस वर्ड को आप देखो, ठीक है। कैसे याद करना है आपको, देखिए आपको रिवाइज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे अब देखेंगे अब ओरिजिन्स, इसको तोड़ो कि अब देश में ओरिजिनल आदमी रहते हैं मतलब मूल निवासी रहते हैं। फिर इसको पढ़ो कि द इनहेबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स इन ए कंट्री या द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स या नेटिव्स ऑफ ए कंट्री। फिर नेक्स्ट क्या हो? एब्रिज का मतलब एक ब्रिज का क्या काम होता है? छोटा करना। किसको छोटा करना? पीस ऑफ राइटिंग को छोटा करना। एब्रिजमेंट का भी वही मतलब है, लार्जर वर्क का शॉर्टन वर्जन। फिर एब्रोगेट को देखो कि अब रो रहा है गेट पे बैठ के, क्यों? क्योंकि उसने एक अच्छा एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। फिर अब सोल्यूशन हो गया उसकी हर समस्या का, क्यों? क्योंकि उसके जितने भी सिंस थे, पाप थे, उससे फॉर्मल फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी मिल गई है। अबसर्ड कि अब सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि उससे बचने का कोई भी उपाय जो है वो अनरीजनेबल या इलॉजिकल लगता है, ठीक है। फिर देखो एक्सलरेट कि ऐस करते करते लेट हो गया तो उसने घर पहुंचने के लिए स्पीड जो है वो इंक्रीज कर दी गाड़ी की। एक्कोलेड कि एक कोला दिया गया, कब? जब वो अवार्ड या ऑनर सेरेमनी में अवार्ड लेने गया। एकॉम्प्लिस कि पुलिस को कम समय लगता है किसको पकड़ने में? क्राइम पार्टनर को पकड़ने में, ठीक है दोस्तों। ऐसे याद करना है आपको, मतलब कुछ भी नहीं है, आप यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। बस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम कंप्लीट ब्लैक बुक को तैयार करेंगे। देखिए नेक्स्ट अकॉर्ड कि एक कोड़ा लगते ही आदमी हमारे अनुरूप हो जाता है यानी हारमोनियस हो जाता है, और हारमोनियस को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट विद। अकाउंटेंट तो आप समझते ही हैं, वन पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। फिर हो गया आपका एकरबिक कि असर आता है बीच बीच में, कौन सा? कड़वा स्वभाव वाला, और कड़वा स्वभाव को क्या कहा गया है यहाँ पे? शार्प एंड डायरेक्ट, ठीक है। फिर एकोस्टिक्स
कि एक कोस से जो टिक टिक की आवाज़ आ रही थी उसको ध्यान से सुन रहा था वो। क्यों? क्योंकि वो साउंड का साइंटिफिक स्टडी कर रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है एक्विट, कि एक आदमी को क्विट कर दिया, छोड़ दिया गया जेल से। क्यों? क्योंकि कोर्ट में ये डिसाइड हो गया कि वो क्राइम में गिल्टी नहीं है। फिर एक्रोबैट, कि अकड़ गया बैट की तरह पूरा शरीर, क्योंकि उसने जिम्नास्टिक किया है या फिर डिफिकल्ट फिजिकल फिट्स किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बस आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और अपने यार दोस्त जो भी CGL CPU CHSL MTS NDA CDS की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी और ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है वो तैयार। क्योंकि इंग्लिश में मैंने एक चीज़ देखी है कि इंग्लिश की ग्रामर इज़ नॉट ए बिग डील नाउ ए डेज। ठीक है, मेन चीज़ है वोकेबलरी की, क्योंकि वोकेबलरी याद करनी पड़ती है, रखनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मुझे तो यही तरीका लगता है। ठीक है, जब मैंने भी CGL किया था उस टाइम भाई मैंने तो ऐसे ही तैयार किया था उस टाइम पे, और जो उस टाइम की मेरी जो चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक ये चीज़ आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगी। बाकी आप ब्लैक बुक की वोकेबलरी जरूर ले आइएगा। खैर अलग बात है कि ब्लैक बुक वालों का फ्री में मैं प्रमोशन कर रहा हूँ बट इट्स ओके। देखो हमें करना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। दुनिया क्या कर रही है, किसके फ़ायदा हो रहा है, किसके नुकसान हो रहा है, वो बाद की चीज़ें। सबसे पहली चीज़ें हमारे गोल को अचीव करना। ठीक है, तो गोल को अचीव करने के लिए आपको ब्लैक बुक वोकेबलरी चाहिएगी, अगर आप इस क्लास से पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि एक बार बताई हुई चीज़ें आप भूल जाएंगे और इनके नोट्स बनाने बैठेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ब्लैक बुक को ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ब्लैक बुक आप ले आइएगा मार्केट से। ठीक है भैया। हाँ, बाकी अभी मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं ब्लैक बुक से क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न है एक, कि भाई मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मुझे अभी से कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह मतलब मिल जाएगी। तो मेरा तो यही है कि ठीक है, मुझे ये चीज़ें मतलब कि मैंने खुद ने चीज़ें की हुई हैं, तो उससे आपको भी बेनिफिट मिल जाए, और कुछ इकोनॉमिक फ़ायदा तो ऑब्वियस सी बात है जो भी यूट्यूब वाले देंगे वो तो हर इंसान का रहता है। इतना बड़ा समाज सेवक मुझे लगता नहीं है कि मैं हूँ भाई। ठीक है, तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम कंप्लीट ब्लैक बुक को करवाएंगे। CGL का एग्जाम है सितंबर में दी हुई है डेट, उससे पहले मैं पूरी ब्लैक बुक करवा दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। आपको वोकेबलरी की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको क्लास लेनी है, और उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊँ वैसे आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, रिवाइज कैसे करना है मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।